सो वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। आज हम क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ से रिलेटेड हैं। वैसे तो मैंने जो लेक्चर दिए थे साथ साथ में हमने उसके क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लिया था, बट कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या ट्विस्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में जो हम क्वेश्चन की शुरुआत जो है वो किससे करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टेक्सचुअल क्वेश्चन है जो टेक्स्ट बुक के पीछे हैं वो करेंगे। फिर उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स के पास जाएंगे और फिर कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं जिसे हम एक साथ कंपाइल करके पढ़ेंगे एंड साथ में हम असर्शन एंड रीज़न वाला टॉपिक भी जो है वो भी साथ में टच करेंगे। इसके लेक्चर को पूरा एंड तक देखना, ठीक है, कि किस तरीके से डिजीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे आपके फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, एंड डिफरेंसेस से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन हैं। तो चलते अपने क्लास की तरफ विद सम क्वेश्चन एंड आंसर। तो क्वेश्चन आंसर की शुरुआत जो है वो हम टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर से करेंगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है टेक्स्ट बुक का वो है, व्हाट आर द वेरियस पब्लिक हेल्थ मेजर्स विच यू वुड सजेस्ट टू सेफगार्ड अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़। मतलब क्या होना चाहिए। तो पर्सनल हाइजीन लिखोगे आप, इसमें पब्लिक हाइजीन लिखोगे, ठीक है। ये मैंने हेल्थ वाले टॉपिक में इसका आंसर मैंने दे रखा है। एंड बैलेंस डाइट हो गया, एक्सरसाइज हो गया, मेडिटेशन, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपका यहाँ से शुरू होता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, हाउ डज द ट्रांसमिशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज टेक्स प्लेस। जैसे अमीबियासिस का ट्रांसमिशन कैसे होगा, मलेरिया का ट्रांसमिशन कैसे होगा, स्कैरियासिस का ट्रांसमिशन कैसे होगा, निमोनिया का। मतलब इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन लिखना है और साथ में अगर आप इसके कॉजेटिव एजेंट लिख दोगे तो वो और भी अच्छा बेटर होगा। जैसे अमीबियासिस फर्स्ट जो है, इट इज़ कॉज्ड बाय द एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। अमीबियासिस है तो इसका नाम भी देखो यहाँ पे अमीबा आ रहा है, ठीक है। एंड इन्फेक्शन अकर्स बाय द इंजेक्शन ऑफ सिस्ट, मतलब जो अमीबा का हिस्टोलिटिका का जो ग्रुप होता है सिस्ट, ठीक है, अगर वो फूड या ड्रिंक यानी कॉन्टामिनेटेड फूड या ड्रिंक के थ्रू बॉडी में चला जाएगा तो इसका इन्फेक्शन हो जाता है। मलेरिया आता है नेक्स्ट आपका, मलेरिया इज कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम स्पीशीज एंड दिस मलेरियल पैरासाइट्स आर कैरिड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्थी पर्सन बाय अ फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। यहाँ तक आपका ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन खत्म हो जाता है, ज़्यादा आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्कैरियासिस, मैन गेट्स इन्फेक्टेड बाय टेकिंग एस्कैरिस एग। अगर एस्कैरिस का एग उसके बॉडी में चला जाता है, और कैसे चला जाएगा, थ्रू द कॉन्टामिनेटेड फूड या वाटर के थ्रू अगर उसके बॉडी में चला जाएगा तो उसको एस्कैरियासिस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन खत्म हो जाता है क्योंकि आपको बायो में टू द पॉइंट आंसर लिखने हैं। नेक्स्ट आता है निमोनिया। निमोनिया में कैसे स्प्रेड ऑफ डिजीज़ होता है, इट स्प्रेड बाय द स्प्यूटम ऑफ द पेशेंट, ठीक है। पेशेंट का जो स्प्यूटम होता है उससे ट्रांसमिट होता है। एंड स्प्यूटम में क्या होगा, किससे इन्फेक्टेड होगा, वो न्यूमोकोकाई से इन्फेक्टेड होगा। तो इफ़ न्यूमोकोकाई आर इनहेल्ड एंड गेट लॉज इन द ब्रोंकियोल्स यानी लंग्स में चला जाएगा तो निमोनिया कॉज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है टेक्स्ट बुक का, व्हाट मेजर्स वुड यू टेक टू प्रिवेंट द वाटर बॉर्न डिजीज़। अगर वाटर बॉर्न डिजीज़ कोई आ रहा है तो आप क्या क्या प्रिवेंटिव मेथड इस्तेमाल करोगे, ठीक है। ये छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है, बहुत कॉमन सा आंसर है। यूजिंग द क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड जहाँ पे हमारा रिजर्वायर होता है जैसे कि वाटर टैंक हो गया, ठीक है, जैसे हम बार बार डेली तो उसको साफ़ नहीं कर सकते तो पीरियोडिक क्लीनिंग करना होगा, वीकली या मंथली में 2 बार ऐसे करके उसका पीरियोडिक क्लीनिंग करना है एंड उसका डिसइंफेक्शन करना है, किसका, वाटर रिजर्वायर या पूल हो गया, घर में कोई एक्वेरियम है उसका, ठीक है, या कोई टैंक हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 आता है, नेम द प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होता है हमारे बॉडी में, बोन मैरो एंड थाइमस होता है। इसके बारे में मैंने एक डिटेल लेक्चर दिया था। बोन मैरो जो क्या होता है वो बी सेल बनाता है। बी सेल क्या बनाता है हमारे बॉडी में, एंटीबॉडीज़ बनाता है, ठीक है। एंड एंटीबॉडी क्या करते हैं, फाइट करते हैं अगेंस्ट डिजीज। एंड थाइमस क्या करता है, वो टी सेल बनाता है। टी सेल क्या होते हैं, किलर सेल देते हैं, हेल्पर सेल देते हैं, सप्रेसल सेल देते हैं, जो क्या करते हैं, एंटीजन को डायरेक्ट क्या करते हैं, किल करने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से जो फुल फॉर्म है वो पक्का आएंगे, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में तो ये 4 दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 दे रखे हैं, बट मैंने 3 और एड ऑन कर दिए हैं, इस चैप्टर में से ये आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आता है माल्ट। माल्ट का फुल फॉर्म है म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, ठीक है। इसी के अगेंस्ट एक आता है गैल्ट, ठीक है। गैल्ट क्या होता है, गट एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। नेक्स्ट आता है सीएमआई। सीएमआई क्या होता है, कंप्यूटराइज मैग्नेटिक इमेजिंग, एक तरीके का ये क्या होता है, सीटी स्कैन होता है। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स। नाको क्या है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन।
HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। AMIS एंड CMIS का फुल फॉर्म भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है। AMIS इज एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम एंड CMIS सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। मतलब ये इम्यून सिस्टम या इम्यून रिस्पॉन्स का काम करते हैं, बट इसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो एंटीबॉडी होता है, और इस इम्यून सिस्टम का जो मेन कंपोनेंट होता है वो कुछ सेल्स होते हैं जो इम्यून सिस्टम का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है LSD। ये आपका ड्रग से रिलेटेड फुल फॉर्म आया है एक, जिसका नाम है लेजर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड। और LSD एक तरह का क्या है, हॉलुसिनोजन है, ठीक है, हॉलुसिनोजन है, से हॉलुसिनेशन होता है, ठीक है, भ्रम पैदा होता है उसको लेने के बाद। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। अभी हम एक अलग से सेक्शन लेके आएंगे जिसमें इस पूरे चैप्टर में जितने भी आपके क्या थे डिफरेंसेस है ना, वो हम एक साथ करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं भी स्किप करती हूँ आगे के लिए। नेक्स्ट आता है ड्रॉ द बेल लेबल डायग्राम ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का डायग्राम आपने देख रखा है, कैसे आपको ड्रॉ करना है। ये एक एंटीबॉडी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, इसे मैंने लेक्चर में डिस्कस भी किया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर समझते हैं। ये एंटीबॉडी का एक स्ट्रक्चर है आपके सामने, जिसमें आपको वाई शेप में बनाना है। एक तो लॉन्ग चेन बना देना है ऐसे, और एक ये जो है स्मॉल वाले, इसको हम लाइट चेन बोलते हैं, ठीक है। और साथ में आपको ये डबल ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है ये आपको शो करना है, ठीक है, एंटीबॉडी के जो चेन है उसके बीच में। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ये A क्या है, ठीक है, B क्या है एंड C क्या है, ठीक है। तो इसमें A जो है ये आपको जिगजैग वे में दिख रहे हैं, दीज आर द एंटीजन बाइंडिंग साइट, ठीक है। तो A क्या होता है, एक एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है, यहाँ पे आके क्या होता है, एंटीजन जो होता है वो बाइंड होता है, ठीक है, दिस इज द एंटीजन बाइंडिंग साइट। एंड B आपसे पूछ सकता है B क्या है, तो जो छोटे वाले चेन होते हैं उसको हम बोलते हैं लाइट चेन, ठीक है, तो ये लाइट चेन है। एंड C क्या होते हैं, दे आर द हैवी चेन, ये बड़े वाले जो होते हैं ये हैवी चेन होते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हैं, तो कंप्लीट आपको डायग्राम बनाने के लिए कह देगा, या फिर इस टाइप से भी वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। 8 क्वेश्चन आता है आपके बुक का कि व्हाट आर द वेरियस रूट्स बाय विच द ट्रांसमिशन ऑफ ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस टेक्स प्लेस। यानी ये आपसे पूछ रहा है कि HIV का ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है। तो एड्स इज ट्रांसमिटेड ओनली बाय द कॉन्टैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड सेल कंटेनिंग ब्लड ऑफ द पेशेंट विद द ब्लड ऑफ द हेल्दी पर्सन। यानी पेशेंट का ब्लड अगर हेल्दी पर्सन से ट्रांसफ्यूज हो जाएगा एनी हाउ, या फिर अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल इंटरकोर्स विद द इन्फेक्टेड पार्टनर हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई सेल टिश्यू या इंजरी हो गया और ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया एनी हाउ, तो भी क्या हो सकता है, ये जो HIV का वायरस है ये HIV वो ट्रांसमिट हो सकता है। सेकेंड कंट्रोल मेथड आपको ये बता रहा है यूज़ ऑफ कॉन्टामिनेटेड नीडल्स एंड सिरिंज टू इंजेक्ट द ड्रग और द वैक्सीन, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, कॉन्टामिनेटेड नीडल का इस्तेमाल करने से भी क्या होता है, ये हो जाता है, तो हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना है। यूज़ ऑफ कॉन्टामिनेटेड रेजर फॉर शेयरिंग, और अगर शेविंग के लिए क्या होता है, अगर कॉन्टामिनेटेड रेजर का इस्तेमाल किया तो भी हो सकता है। यूज़ ऑफ कॉन्टामिनेटेड नीडल फॉर बोरिंग द पिन, ठीक है, कान में छेद होता है या नाक में छेद होता है तो भी कॉन्टामिनेटेड नीडल का अगर इस्तेमाल किया तो भी हो सकता है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम पे भी अगर जिसका हमने ऑर्गन लिया है अगर वो HIV इन्फेक्टेड है तो भी हो सकता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के दौरान भी हो सकता है। एंड पार्चुरेशन फ्रॉम द मदर, यानी अगर मदर से बेबी को भी ये जा सकता है, ठीक, रप्चरिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। तो ये आपके मेथड से जिसकी वजह से क्या होता है, HIV का ट्रांसमिशन हो सकता है। 9th क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द मैकेनिज्म बाय विच द एड्स वायरस कॉजेज डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, थ्योरेटिकली ना लिख के आपके बुक में ये जो इस तरीके का एक साइकिल दे रखा है वो आपको एग्जाम में ड्रॉ करके आना होगा पक्का। तो उसके लिए आपको ये जो मोड ऑफ इन्फेक्शन अगर आएगा HIV का, कोई भी क्वेश्चन आएगा इन्फेक्शन का या साइकिल का, तो आप ये जो साइकिल है इसको जरूर ड्रॉ करके आना एग्जाम में, ठीक है। ये आपके टेक्स्ट बुक का साइकिल है, और साथ में आप क्या करोगे, उसका जो प्रोसेस है उसको भी एक्सप्लेन कर। ये जो प्रोसेस है, वायरस एंटर द मैक्रोफेजेस आफ्टर एंटरिंग द बॉडी ऑफ अ पर्सन, यानी पर्सन के बॉडी में जैसे वो वायरस आता है तो मैक्रोफेज सबसे पहले उससे कॉन्टैक्ट करता है, फिर RNA जो होता है यानी रेप्लिकेट होगा टू फॉर्म अ वायरल, क्या करेगा, DNA बनाएगा थ्रू द एंजाइम ट्रांसक्रिप्टेज, और दिस वायरल DNA विल इनकॉर्पोरेट विद द होस्ट सेल, और अपनी संख्या को बढ़ाते बढ़ाते वो क्या करेगा, टारगेट कर लेगा T लिम्फोसाइट को, और फिर वो अपना संख्या बढ़ाएगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, और इससे कैसे इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, वो सप्रेस कर देता है, ठीक है। तो ये आपको पूरा ये जो प्रोसेस है इसको आपको क्या करना है, एग्जाम में लिख के आना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 10th क्वेश्चन कि हाउ इज अ कैंसरस सेल
इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल सेल, ठीक है। कैंसरस सेल को हम क्या बोलते हैं, नियोप्लास्टिक सेल्स बोलते हैं, ठीक है। मैंने आपको क्लास में समझाया था कि नॉर्मल सेल का अपना एक क्या होता है, एक पैरामीटर होता है, एक ट्रैक होता है, ठीक है। उस ट्रैक पे वो चलता है और एक कंट्रोल्ड मैनर में क्या करता है, नॉर्मल सेल क्या होता है, डिवाइड करता है, ठीक है। तो कंट्रोल मैनर में वो डिवाइड करता है। अगर वो इस ट्रैक से क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, वो कैंसर सेल का रूप ले लेगा, यानी अनवांटेड या अनलिमिटेड तरीके से वो क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैंसर सेल और नॉर्मल सेल में डिफरेंस है। तो कैंसर सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल सेल, क्योंकि आपसे हाईलाइट किया है क्वेश्चन में कि कैंसर सेल कैसे डिफरेंट है नॉर्मल सेल से, तो आप कैंसर सेल के बारे में इसमें बताओगे। तो इट कंटिन्यू डिवाइडिंग सीजलेसली, यानी बिना रुके ये कंटिन्यू डिवाइड करता है, डिवाइड इन एन अनकंट्रोल्ड मैनर एंड डू नॉट अंडरगो डिफरेंशिएशन, इट फॉर्म एंड एवरी ग्रोइंग ट्यूमर बाय एक्यूमुलेशन, और ज़्यादा इकट्ठा होने की वजह से ये ट्यूमर बनाता है। एंड डू नॉट रिमेन कन्फाइंड टू द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर दे आर फॉर्म, मतलब उसी जगह पे नहीं रहते हैं, बाकी जगह को भी क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, वहाँ पे भी ट्यूमर और कैंसर सेल दूसरे एरियाज में भी बनाने लग जाता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस। ये भी आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वही आएगा, ठीक है। एंड इट ऑल्सो इन्वेड द नेबरिंग टिश्यू एंड डिसलोकेट देयर फंक्शन, मतलब आसपास के सेल्स को भी इन्फेक्ट करता है। एंड स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी फॉर्मिंग अ सेकेंडरी ट्यूमर, और जहाँ पे मेन पहला ट्यूमर बनता है उसको हम प्राइमरी ट्यूमर बोलते हैं, और वहाँ से वो क्या करता है, बाकी के सेल को इन्फेक्ट करके फिर सेकेंडरी ट्यूमर बनाने लग जाता है, ठीक है। तो देखो मैंने एक वर्ड बोला था मेटास्टेसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने अपने लेक्चर में भी बार बार इस पर बहुत जोर दिया था मेटास्टेसिस पे। तो वो आपकी देखो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 11 है। तो कह रहा है आपसे कि एक्सप्लेन व्हाट इज डू यू मीन बाय द मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस क्या होता है, इन मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। ये कौन सा ट्यूमर होता है जिसमें जो ट्यूमर सेल होता है वो अपना मेन टारगेट को साथ साथ लेके बाकी के सेल्स को भी क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर आर अ मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स एंड न्यूप्लास्टिक सेल, यह एक तरह का कैंसर सेल होता है। दे ग्रो रैपिडली एंड इन्वेड द डैमेज द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू, ये क्या करता है, रैपिडली बहुत तेज़ी से ग्रो करता है और इन्वेड करता है और डैमेज भी करता है, किसको, सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू, जो नॉर्मल टिश्यू होते हैं इसके आसपास, यानी ट्यूमर के आसपास के जो नॉर्मल टिश्यू होते हैं उनको इन्फेक्ट करेगा। एज अ ट्यूमर सेल डिवाइड एक्टिवली, यानी ट्यूमर सेल क्या होगा, कंटिन्यू डिवाइड करेगा एंड ग्रो करेगा, तो दे इवन स्टार्व द नॉर्मल सेल बाय कंपीटिंग फॉर नेसेसरी न्यूट्रिएंट। तो ये जब ग्रो करेगा तो जो मेन नॉर्मल सेल्स होते हैं उनको क्या करेगा, स्टार्व करेगा। स्टार्व मतलब क्या होता है, भूखा रखेगा। अब भूखा कैसे रखेगा सेल को जीने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, ठीक है, न्यूट्रिशन चाहिए, वो उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, सेल्स की डेथ हो जाएगी। तो सेल्स गेट स्लॉट फ्रॉम सच ट्यूमर एंड माइग्रेट टू द डिस्टेंट साइड थ्रू द ब्लड, और ये जो कैंसर सेल होते हैं वो बहुत दूर चले जाते हैं इन थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्लड। दैट न्यू प्लेसेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट दे स्टार्ट अ न्यू ट्यूमर, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द मेटास्टेसिस, ठीक है। हालांकि ये जो डेफिनेशन है बहुत लंबा है, ठीक है, आपको एक शॉर्ट डेफिनेशन लिखनी है जो मैं बता देती हूँ। डेफिनेशन है मेटास्टेसिस का, द स्प्रेड ऑफ कैंसर सेल फ्रॉम द प्लेस वेयर दे फर्स्ट फॉर्म्ड टू द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस का एक छोटा सा ये डेफिनेशन आप एग्जाम में ये लिख सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो कैंसर सेल होता है वो अपने प्राइमरी स्टेट से बाकी के दूसरे एरियाज में क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनालाइज द वेरियस हार्मफुल इफेक्ट विच अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज में हैव, इनमें मतलब मेन हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। ये मैंने अपने लेक्चर में आपको समझाया था। तो आपके सामने ये रहे कुछ इफेक्ट्स, इसमें से आप कुछ भी लिख सकते हो। पहला इफेक्ट है ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज कॉज रैकलेस बिहेवियर, वैंडलिज्म एंड वायलेंस, ठीक है। एक्सेसिव डोज लीड्स टू द कोमा एंड डेथ ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर एंड सेरेब्रल हैमरेज भी हो सकता है इसमें। एंड इन यूथ, जब यंगस्टर इसको ले लेते हैं तो इट ड्रॉप्स इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, इन अनएक्सप्लेन एब्सेंस इन द स्कूल एंड कॉलेजेस, स्कूल कॉलेज से बंक करना शुरू कर देते हैं। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द पर्सन हाइजीन, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते, अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, ठीक है। फेटिंग, उनको बहुत जल्दी थकान हो जाता है, एग्रेसिव हो जाते हैं किसी भी चीज़ को लेके, मूड को लेके, इमोशंस को लेके, काम को लेके। एंड डिट्रोरेटिंग रिलेशनशिप विद द फैमिली एंड द फ्रेंड्स, दूर होने लगते हैं अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन द हॉबीज़, उनकी जो हॉबीज़ होती हैं वो खो चुकी होती हैं। चेंज इन द ईटिंग एंड स्लीपिंग हैबिट, फ्लक्चुएशन ऑफ द वेट एंड एपेटाइट, उनके वेट में फ्लक्चुएशन देखने को मिल जाता है, ठीक है। और उनका जो एपेटाइट है वो भी अजीब सा फ्लक्चुएटिंग हो जाता है। फोर्थ में आ रहा है कि फार रीचिंग इम्प्लीकेशन ऑफ द ड्रग अब्यूज़ इफ़ द अब्यूज़र इज़ अनेबल टू गेट द मनी टू बाय द ड्रग। एक ये तो इसके कुछ फिजिकल इफेक्ट होते हैं, कुछ बहुत दूर तक के भी इसके इफेक्ट देखे जा सकते हैं। अगर उसको पैसा नहीं मिलेगा ड्रग एंड अल्कोहल को खरीदने के लिए
तो वो क्या करेगा, चोरी करने लग जाएगा, तो ही और शी may turn into stealing. A drug addictor become cause of mental and financial distress to his or her entire family and friends. और एक जो ड्रग एडिक्टर होता है वो क्या करता है, एक तरह से मेंटल एंड फाइनेंशियल डिस्ट्रेस भी क्रिएट करता है अपनी फैमिली में या फ्रेंड्स के बीच में. लास्ट उसका इफेक्ट आता है कि इसकी वजह से एड्स, हेपेटाइटिस बी एंड टीबी जैसी बीमारियां हो सकती है, क्योंकि ड्रग एडिक्शन में क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है. एंड लास्ट इफेक्ट है अल्कोहलिज्म कॉजेज डैमेज टू द नर्वस टिश्यू एंड द लिवर सिरोसिस. ठीक है, इससे नर्व टिश्यू जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं एंड लिवर में क्या हो जाता है, सिरोसिस हो जाता है, यानी लिवर के जो सेल्स हैं वो डैमेज होने शुरू हो जाते हैं. तो ये भी जो कुछ था ये टेक्स्ट बुक के से रिलेटेड क्वेश्चन थे. अब कुछ अलग क्वेश्चन आ जाते हैं जो शॉर्ट फॉर्म में आ सकते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन आपको ये दिख रहा है, व्हाट इज सीडेटिव. मैंने अपने लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया सीडेटिव क्या होता है, एन एजेंट दैट लेसन द फंक्शनल एक्टिविटी, जिससे क्या होता है फंक्शनल एक्टिविटी कम हो जाता है, इससे हमें क्या होता है, स्लीपीनेस सा फील होता है. ठीक है, अगर इसको ले लिया जाए तो. एंड व्हाट आर नारकोटिक्स, ड्रग दैट डिप्रेस द एक्टिविटी ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. जो ऐसे ड्रग जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नारकोटिक्स कहते हैं. ये देखो आपके सामने मैंने बताया था ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये एक ट्विस्टेड, हम थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं. तो व्हाट रोल मैक्रोफाजेस प्ले इन प्रोवाइडिंग द इम्यूनिटी इन ह्यूमंस, मतलब ह्यूमंस में जो मैक्रोफाज है तो वो किस तरीके से इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है. तो मैक्रोफाज क्या करता है, जो भी माइक्रोब आता है उसको इनगल्फ कर लेता है. जैसे ही उसको इनगल्फ करेगा तो दे सीक्रेट पायरोन एंड एक्टिवेट एंड स्टिमुलेट द टी सेल्स एंड बी सेल्स. एक तरह से मैक्रोफाज, मैंने आपको बताया था मैक्रोफाज क्या करता है, एंटीजन फ्लैग भी बनाता है. ठीक है, मैक्रोफाज एंटीजन फ्लैग बनाता है जो क्या करता है, बाकी लोगों को अलर्ट करता है. ठीक है, फ्लैग बना के क्या करता है, बॉडी में जितने भी डिफेंस मैकेनिज्म वाले सेल्स होते हैं उनको अलर्ट करता है. एंड फिर बाकी के सेल्स पायरोजन एंड सिक्रीट करते हैं, टी सेल बी सेल एक्टिवेट हो जाते हैं और वो भी मैक्रोफाज के साथ साथ इम्यून सिस्टम का काम करते हैं. तो मेनली इनका काम क्या होता है, ये माइक्रोब्स को इनगल्फ करते हैं, लेकिन साथ साथ बाकी के जो डिफेंस मटेरियल है हमारे बॉडी के अंदर, टी सेल्स, बी सेल्स, किलर सेल्स, उनको भी क्या करते हैं, वार्न कर देते हैं कि हमारे बॉडी में एंटीजन आ गया है. ठीक है, क्वेश्चन देखो यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट कॉजेज स्वेलिंग ऑफ द लोअर लिम्ब इन द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द फाइलेरियसिस. किस वजह से उसके लोअर लिम्ब में स्वेलिंग हो जाता है. तो जो वाउचेरिया ब्रैंकोफ्टाई जो इसका मेन पैथोजन है, ठीक है, वो एक फाइलेरियल वॉर्म है जो क्या करता है, फाइलेरियसिस कॉज करता है. तो मेजर सिम्टम क्या होता है इसका, स्वेलिंग इन द ऑर्गन होता है. और ये क्या करता है, जो हमारे बॉडी के लिम्फ ऑर्गन होते हैं, ठीक है, लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं, ठीक है, वहाँ पे जाके ये क्या करता है, लिम्फॉइड टिश्यू में स्वेलिंग कॉज कर देता है, जिसकी वजह से लोअर लिम्ब जो होता है वो स्वेल पार्ट लगता है. तो ये इसका मेन रीज़न है कि वो लिम्फॉइड टिश्यू को क्या करता है, उसमें सूजन ले आता है. नेक्स्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है सोर्स के बारे में कि व्हाट आर द सोर्स ऑफ एलएसडी. एलएसडी का सोर्स क्या होता है, ये फंगस होता है, एरगट फंगस, और इसका ड्राइड फूड लिया जाता है फॉर दिस ड्रग. ठीक है, ये एक ड्रग है, हॉल्यूसिनोजन ड्रग है. इसी तरीके से बाकी ये क्वेश्चन भी आ रहे हैं रिलेटेड टू ड्रग. जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि नेम द प्लांट विच फॉलोइंग ड्रग्स आर ऑब्टेन. कौन मतलब ये जो प्लांट बताने हैं जिसमें से ये ड्रग्स निकलते हैं. जैसे चरस किस प्लांट से निकाला जाता है, मैराजुआना, कैफीन, कोकेन, एलएसडी, ये मैंने सारे अपने लेक्चर में कवर किए हैं, इनके सोर्स भी दिखाए हैं विद पिक्चर. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है क्योंकि आपके एग्जाम में ड्रग एंड उसके सोर्स पूछे जा सकते हैं कि कहाँ से, मतलब किस प्लांट से निकाला जाता है, प्लांट का कौन से पार्ट से निकाला जाता है. तो पहला जो आपका आता है ओपीएम. ठीक है, ओपीएम कहाँ से निकाला जाता है, ओपीएम इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉपी फ्रूट. ठीक है, और उसका साइंटिफिक नेम क्या है, पेपावर सैमनीफेरम. नेक्स्ट आता है चरस. चरस को कहाँ से निकाला जाता है, कैनबिस सटाइवा से. मैराजुआना का प्लांट जो है उसका नाम है कैनबिस सटाइवा. फोर्थ इज़ द कैफिन. कैफिन को किससे निकाला जाता है, कॉफ़ी अरेबिका से. एंड फिफ्थ इज़ कोकेन. कोकेन क्या है, एरिथ्रोजाइलिन कोका से निकाला जाता है. और एलएसडी जो है वो क्लेविस है, परपुरे से निकाला जाता है. और आप देखो इन सब के जो साइंटिफिक नेम हैं वो उनके ड्रग के नाम से कोरिलेटेड हैं, तो आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ट्रिक्स वाइज आप इसको याद कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नेम द ड्रग यील्डिंग अ पार्ट ऑफ प्लांट फ्रॉम विच द फॉलोइंग ड्रग्स आर ऑब्टेन. ठीक है, सेम क्वेश्चन ऐसे पूछे. यहाँ पे आपसे देखो इन क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, ये आपसे प्लांट का साइंटिफिक नेम पूछ रहा है कि मतलब किस प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और ये वो जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है उस प्लांट का कौन सा पार्ट इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, जैसे भांग पहला आ रहा है, इसमें क्या किया जाता है, फ्लावर का या तो स्टेम या फिर लीव्स, दोनों में ही क्या होता है, ये ड्रग इफ़ेक्ट होते हैं. ठीक है, प्लांट के. नेक्स्ट आता है कैफिन. कैफिन में भी क्या होता है, जो प्लांट होता है उसका या तो ड्राइड लीफ लिया जाता है या उसका सीड लिया जाता है, उसमें
ये ड्रग इफेक्ट पाया जाता है, कैफीन। तो कैफीन को किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? कैफीन को उस प्लांट के ड्राइड लीफ या सीड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट आता है LSD, ये एक फ्रूटिंग बॉडी है, प्लांट के फ्रूटिंग बॉडी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और नेक्स्ट आता है मैरिजुआना। मैरिजुआना क्या होता है? जो प्लांट होते हैं उसके फ्लावर को ड्राई करके, और फ्लावर के कौन से पार्ट को? टॉप पार्ट को ड्राई करके निकाला जाता है। ओपियम जो होता है ये अनराइप कैप्सूल प्लांट का होता है, उसमें से क्या किया जाता है? लैटेक्स यानी मिल्क लाइक एक प्रोडक्ट या लिक्विड निकलता है, उसमें से ओपियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। 6 इज़ द कोकेन। कोकेन कैसे निकाला जाता है? जो प्लांट का यंग ट्विग होता है, हरे पत्ते होते हैं बिल्कुल में, यंग पत्ते जो होते हैं उससे, या फिर ड्राइड लीव से कोकेन को निकाला जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में आ सकता है। ड्रग और उसके प्लांट के साइंटिफिक नेम और उस प्लांट का कौन सा पार्ट इस्तेमाल किया जाता है वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में मिल रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या कह रहा है कि व्हाट वुड हैपन टू द इम्यून सिस्टम इफ थाइमस ग्लैंड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ पर्सन। देखो मैंने बताया था आपको कि थाइमस ग्लैंड क्या करता है? टी लिम्फोसाइट बनाता है, ठीक है। तो मेन जो हमारे टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, जो किलर सेल्स बनाते हैं, जो एंटीजन को किल करते हैं, वो कहाँ पे होते हैं? थाइमस ग्लैंड में मेच्योर होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है हमें इन सब की डेफिशिएंसी हो जाएगी और इम्यून डेफिशिएंट डिजीज हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपको आंसर कैसे लिखना है कि थाइमस इज अ प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, हमारा प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन होता है, बोन मैरो एंड थाइमस। एंड इन थाइमस इमेच्योर लिम्फोसाइट क्या होते हैं? वहाँ पे डिफ्रेंशिएट होते हैं और वहीं पे तैयार होते हैं, अपने आप को एंटीजन सेंसिटिव बनाते हैं लिम्फोसाइट के फॉर्म में। एंड इफ थाइमस ग्लैंड इज रिमूव, तो मेन क्वेश्चन का आंसर यहाँ से शुरू होता है कि अगर ग्लैंड को रिमूव कर दिया गया तो पर्सन इम्यून सिस्टम विल बिकम वीक, वो वीक हो जाएगा एंड ही विल बी मोर प्रॉन टू इन्फेक्शियस डिजीज, उसको कई सारी बीमारियाँ लग सकती हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि विड्रॉल ऑफ सिंड्रोम क्या होता है। विड्रॉल ऑफ सिंड्रोम जो सिम्टम होता है, एक ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है जब किसी ड्रग एडिक्टर्स के डाइट में से या उसके डेली लाइफ में से उस ड्रग को हटा दिया जाता है। तो कुछ सिम्टम्स उसके अंदर जनरेट होते हैं, वो सिम्टम्स आपसे पूछे गए हैं। जैसे क्वेश्चन को पहले हम फोकस करते हैं कि इफ़ अ रेगुलर डोज ऑफ ड्रग और अल्कोहल इज नॉट प्रोवाइडेड टू एन एडिक्टेड पर्सन, तो ही शोज सम विड्रॉल सिम्टम। अगर उसको रेगुलर ड्रग या अल्कोहल नहीं दिया गया तो उसको कुछ विड्रॉल सिम्टम्स दिखाई देंगे। कौन कौन से विड्रॉल सिम्टम है वो आपको बताना है। उसको एंग्जाइटी होगा, स्वेटिंग होगा, बॉडी शेक करेगा, कांपेगा एंड उसको नोजिया फील होगा, ठीक है। तो ये उसके सिम्टम्स एग्जाम में आ सकता है या इसका डेफिनेशन भी आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में आया है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है कि थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टूडेंट ऑन अ स्कूल ट्रिप स्टार्टेड स्नीजिंग एंड वीजिंग सून आफ्टर रीचिंग द हिल स्टेशन फॉर नो एक्सप्लेन रीजन। ठीक है, एक बच्चा ट्रिप पे गया है तो उसको अचानक से खांसी जुकाम हो गया है, छींक रहा है बहुत, अगर वो हिल स्टेशन में चला गया बिना किसी रीज़न के, बट ऑन रिटर्न टू द प्लेन, जैसे ही वो अपने नॉर्मल प्लेन एरिया में आया जो सिम्टम्स है वो डिसअपियर हो गया। ठीक है, तो व्हाट इज़ सच अ रिस्पॉन्स कॉल, तो इस रिस्पॉन्स को आप क्या कहोगे एंड हाउ डज द बॉडी प्रोड्यूस इट, और बॉडी ने इसको कैसे प्रोड्यूस किया। तो बिना किसी कॉज के जब हमें ये सब सिम्टम्स दिख रहे हैं, स्नीजिंग एंड वीजिंग, तो साफ आपके सामने क्या आ रहा है, उस बच्चे को क्या हुआ होगा, एलर्जी हुआ होगा। ठीक है, तो आंसर में पहला क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, एलर्जी। तो द रिस्पॉन्स सच एज स्नीजिंग एंड वीजिंग फॉर नो एक्सप्लेन रीजन को हम क्या बोलते हैं, एलर्जी बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये प्रोड्यूस कैसे हुआ होगा बॉडी में, तो द सब्सटेंस अगेंस्ट विच द इम्यून सिस्टम शो सच एक्साग्रेटेड रिस्पॉन्स आर टर्म्ड एज एलर्जन, यानी इन एलर्जन की वजह से उसके अंदर ये रिएक्शंस हुए एंड बॉडी प्रोड्यूस विच टाइप ऑफ बॉडी, कौन सा बॉडी बनाएगा, वो एंटीबॉडी बनाएगा। एंटीबॉडी भी कौन सा बनाएगा, IgE टाइप का एंटीबॉडी बनाएगा जो एलर्जन के अगेंस्ट क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड क्वेश्चन है और अभी हाफ ईयरली जो एग्जाम हुआ था कुछ ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन आया था। ठीक है, थोड़ा सा उसको केस स्टडी के फॉर्म में दे दिया था। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला कि मेंशन वन एप्लीकेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, पैसिव इम्यूनाइजेशन का एग्जांपल दो एंड एंटीहिस्टामिन, कोलेस्ट्रम एंड साइटोकाइनिन बैरियर का आपको एग्जांपल देना। तो पैसिव इम्यूनाइजेशन इज डन टू काउंटरैक्ट द स्नेक वीनम, अगर हमें किसी स्नेक ने काट दिया तो उस स्नेक के वीनम को काउंटर करने के लिए, उसको इफेक्ट को कम करने के लिए जो इम्यूनाइजेशन दिया जाता है या एंटी वीनम दिया जाता है वो एक एग्जांपल है पैसिव इम्यूनाइजेशन। या किसी डॉग का बाइट हो गया, ठीक है, और किसी डिजीज़ के अगेंस्ट हमको टीका लगाया जा रहा है, वो सब एग्जाम्पल आते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन के। तो आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए कि कोई टीका लगाया गया है, एंटी वीनम दिया गया है, या किसी डॉग ने काट लिया है तो उसको क्या किया गया है, बाइट कर लिया तो उसको इंजेक्शन दिया गया, वो सब एग्जाम्पल होते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन के। ठीक है,
एंड बी पूछ रहा है एंटीहिस्टामिन, तो इट गिव्स द रिलीफ टू द नलीफाइंग द हिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन कब दिया जाता है? जब हमारे बॉडी में हिस्टामिन ज़्यादा रिलीज होता है। हिस्टामिन कब रिलीज होता है? जब हमारे बॉडी में कोई एलर्जन आ जाता है, ठीक है। एलर्जन आएगा तो हमारा बॉडी क्या करेगा? कुछ सिम्टम शो करेगा, बट डज नॉट स्टॉप द सेल डैमेज। लेकिन ये क्या करता है? सेल डैमेज को स्टॉप नहीं करता है। सी पार्ट आ रहा है कोलेस्ट्रम, एंड कोलेस्ट्रम क्या करता है? कोलेस्ट्रम ट्रांसफर द एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर टू द बेबी टू कॉम्बैट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। कोलेस्ट्रम क्या होता है? मदर के मिल्क में एक प्रोटीन होता है जिसे हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। डी है साइटोकाइनिन बैरियर, इट वर्क अगेंस्ट द वायरल इन्फेक्शन स्पेसिफिकली। ये जो वायरल इन्फेक्शन होता है उसके अगेंस्ट ये क्या करता है? फाइट करता है, और ये इनेंट इम्यूनिटी का एक एग्जाम्पल है जो हमें बाय बर्थ मिल जाता है। इसके नीचे वाला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि नेम द टाइप ऑफ इम्यूनिटी द कोलेस्ट्रम प्रोवाइड इन अ न्यूबॉर्न बेबी। न्यूबॉर्न बेबी में कोलेस्ट्रम यानी मदर का जो मिल्क होता है वो बेबी में जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है वो किस टाइप का इम्यूनिटी होता है? तो मैंने बोला ये पैसिव इम्यूनिटी होता है, ठीक है। कोई भी इंजेक्शन दिया, कोई भी टीका दे रहा है या मदर के कोलेस्ट्रम से किसी भी टाइप का हमें इम्यूनिटी मिल रहा है, वो इम्यूनिटी पैसिव इम्यूनिटी होती है। राइट गिवन एन एग्जाम्पल वेयर दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी शुड बी प्रोवाइडेड टू अ पर्सन, ठीक है। एक तो आप स्नेक बाइट का एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है, या एक डॉग बाइट का एग्जाम्पल दे सकते हो। तो आफ्टर अ डॉग बाइट वैक्सीनेशन इज डन टू प्रिवेंट द रेबीज, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ रिमूवल ऑफ थायमस ग्लैंड ऑन द इम्यून सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अगेन ये देखो क्वेश्चन क्या हुआ है, रिपीट हुआ है, और मैंने भी बताया था आपको कि अगर थायमस ग्लैंड को बॉडी में से रिमूव कर दिया गया तो ये हमारा क्या होता है? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन होता है। तो ये बॉडी में से रिलीज हो जाएगा तो क्या होगा? जो इम्यूनिटी होगा वो क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है? डिजीज से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि इस तरीके से फिलअप्स के फॉर्म में दे देंगे। यहाँ पे नाम ऑफ डिजीज होगा, पॉजिटिव एजेंट होगा, और यहाँ पे सिम्टम होंगे। तो कहीं पे आपको पॉजिटिव एजेंट फिलअप्स के फॉर्म में दे देगा, कहीं पे नेम ऑफ डिजीज फिलअप के फॉर्म में दे देगा, और कहीं पे उसके सिम्टम्स को फिलअप के फॉर्म में दे देगा, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट है नेम ऑफ डिजीज एस्कैरियासिस, और ये कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या है? एस्कैरिस। आपसे सिम्टम पूछ रहा है, तो जब भी हमारे बॉडी में एस्कैरिस आ जाएगा तो क्या होता है? वीकनेस होता है, अनीमिया, इम्पेयर डाइजेशन, डाइजेशन ठीक नहीं रहेगा, नोजिया होगा, एंड सीवियर क्लोनिक पेन होगा, ठीक है, कोलिक पेन होगा। सेकेंड आ रहा है ट्राइकोफाइटोन। ट्राइकोफाइटोन क्या करता है? बॉडी में रिंग वर्म कॉज करता है। तो यानी नेम ऑफ डिजीज़ क्या हो जाएगा? रिंग वर्म हो जाएगा। सिम्टम आपको दे रखा है, अगर आपको पैथोजन के नाम से नहीं पता चल पा रहा है कि भाई इसका डिजीज़ का नाम क्या, तो सिम्टम्स की तरफ जाओ। सिम्टम्स में देखो क्या कह रहा है? अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लीजन एंड वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी एक तरह से ये क्या कह रहा है? जो रिंग वर्म का सिग्नल दे रहा है। तो यहाँ पे आपका नेम ऑफ डिजीज़ रिंग वर्म हो जाएगा। थर्ड इज़ अ टाइफाइड। इसका पॉजिटिव एजेंट नहीं दिया है। टाइफाइड का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? सैल्मोनेला टाइफाई, ठीक है। सिम्टम्स आपको दे रखे हैं हाई फीवर, वीकनेस, हेडेक एंड स्टमक पेन। नेक्स्ट आ रहा है निमोनिया भी दे रखा है। नेम ऑफ डिजीज़, पॉजिटिव एजेंट का भी नाम दिया, आपको सिम्टम नहीं दिया, ठीक है। तो निमोनिया के केस में क्या हो जाता है? चिल होगा, फीवर होगा, ठीक है, और क्या होगा? डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग होगा, कफ होगा, हेडेक होगा, और इसको सफोकेशन भी होगा। तो आप सिम्टम्स यहाँ पे लिख दोगे। नेक्स्ट आता है राइनो वायरस। राइनो वायरस क्या होता है? कॉमन कोल्ड होता है इससे, ठीक है। तो कॉमन कोल्ड हो गया। और अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन सी डिजीज़ का ये पैथोजन है, तो आपको क्या करना है? इसके सिम्टम्स में चले जाना है, तो आपको एक अच्छा सा हिंट मिल जाएगा किस बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं। लास्ट आता है फाइलेरियासिस। फाइलेरियासिस किसकी वजह से होता है? वर्चेरिया ब्रैंकोफ्टाई। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, हर डिजीज़ में से इस क्वेश्चन को जरूर पूछा जाता है। इन्फ्लामेशन इन लोअर लिम्ब, ठीक है। तो आपको एक हिंट दे रखा है कि उसमें लोअर लिम्ब जो होता है वो इन्फ्लामेशन हो जाता है उसमें, तो वो क्या होता है? वर्चेरिया ब्रैंकोफ्टाई यानी फाइलेरियासिस के बारे में पूछ रहा है। तो इस तरीके से बेस्ट एग्जाम्पल है, आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है डिजीज़ पॉजिटिव एजेंट्स से रिलेटेड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट इस तरीके के पेपर में आ सकता है। ये कुछ पूछा है कि एक थैलेसीमिक चाइल्ड है, नीडेड रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी थैलेसीमिया में क्या होता है? ब्लड नहीं बन पाता है एनी, तो उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है। गॉट इन्फेक्टेड बाय द HIV, क्योंकि उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ तो एनी हाउ उसके बॉडी में क्या हुआ? HIV चला गया है, ठीक है। अब उससे रिलेटेड उसने 3 क्वेश्चन दिए। यूज़ अ रफ डायग्रामेटिक स्केच एरो टू शो हाउ द वायरस इंक्रीज इन नंबर। तो आपके बुक में ये नहीं है, तो बुक में जो आपका एक डायग्राम है आप उसको ड्रॉ करोगे, ठीक है। क्या करोगे? देखो इसमें रेट्रोवायरस आता है। रेट्रोवायरस क्या करता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के दौरान क्या करता है? अपनी RNA से क्या करेगा? वो वायरल DNA बनाएगा, ठीक है। ये DNA क्या होगा? होस्ट न्यूक्लियस के साथ कोऑपरेट करके अपनी संख्या को क्या करेगा? बढ़ाएगा, ठीक है। एक रफ स्केच आपने दिया है।
सेकंड पूछ रहा है व्हाई डिड द इंक्रीज नंबर ऑफ HIV वायरस डिटोरेट द चाइल्ड्स इम्यूनिटी। मैंने आपको बताया कि HIV जो वायरस होता है वो डायरेक्ट किसको अटैक करता है, T लिम्फोसाइट को अटैक करता है। अभी हमने पढ़ा है कि T लिम्फोसाइट अगर अटैक्ड हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो द मैक्रोफाज कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस HIV एंटर इनटू द हेल्पर T लिम्फोसाइट। वो T लिम्फोसाइट को के पास जाएगा और उसकी संख्या को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। ठीक है। थर्ड पूछ रहा है विच डायग्नोस्टिक टेस्ट शो इन्फेक्टेड वायरस वॉज HIV। किस टेस्ट से हमें पता चलेगा, एलिसा टेस्ट से। एलिसा का फुल फॉर्म आ सकता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे होता है। ठीक है। तो मेन आपको क्या लिखना है, फर्स्ट का आंसर होगा, आपको एक रफ स्केच देना है। सेकंड में इसने पूछा इंक्रीज नंबर ऑफ HIV वायरस में जो बच्चे का इम्यूनिटी है वो क्यों डिट्रॉयरेट हो जाता है, आपका आंसर होगा क्योंकि जो HIV वायरस होता है, इन्फेक्टेड वायरस होता है, वो डायरेक्ट क्या करता है, T लिम्फोसाइट को अटैक करता है, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम जो होता है वो वीक हो जाता है। थर्ड जो है विच डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होगा किया जाता है HIV के लिए, दैट इज़ द एलिसा। कुछ केस स्टडी के पास चलते हैं कि केस स्टडी कैसे आ सकते हैं आपके एग्जाम में। जैसे ये देखो, एक हिस्टामिन से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है कि हिस्टामिन इज रिलीज विद एलर्जिक एंड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। असर्शन भी आपका ट्रू है कि जब हमारे बॉडी में कोई इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है, कोई एलर्जी होता है, तो बॉडी में हिस्टामिन रिलीज होता है। ठीक है। एंड रीज़न क्या बोला, हिस्टामिन इज वाइजोडाइलेटर। क्यों इन्फ्लामेशन होता है, क्योंकि हिस्टामिन सच में क्या करता है, वाइजोडाइलेशन का काम करता है, यानी जो वेसल्स होती है, ब्लड वेसल, उसको डायलेट कर देता है, उसमें ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाता है, तो वो जो एरिया होता है वो रेड हो जाता है एंड स्वेल हो जाता है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है 7 का वो ए ऑप्शन होगा, क्योंकि बोथ ट्रू के लिए ए ऑप्शन होता है। ठीक है। तो दोनों आपका असर्शन और रीजन दोनों के दोनों ट्रू हैं। इसी तरीके से मैक्रोफाज से रिलेटेड भी देखिए क्वेश्चन आया है। असर्शन दे रखा है कि मैक्रोफाज आर मल्टीपर्पज सेल्स ऑफ द बॉडीज डिफेंस मैकेनिज्म। बिल्कुल ये जो पॉइंट है ये ट्रू है। एक तो फैगोसाइटोसिस का भी काम करता है, साथ में ये क्या करता है, बाकी के जो डिफेंस सेल है हमारे बॉडी में उसको थ्रू द फ्लैग क्या करता है, उनको एक्टिवेट कर देता है और एंटीजन की खबर सबको पहुंचा देता है। तो एक मल्टीपर्पज काम करता है ये। रीज़न क्या है कि असर्शन का रीज़न बता रहा है दे कैरी ऑन फैगोसाइटोसिस। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि मल्टीपर्पस क्यों है, एक तो फैगोसाइटोसिस का काम करता है, डिस्प्ले एंटीजन ऑफ द एनगल्फ माइक्रो, फ्लैग की तरह क्या करता है, सबको एंटीजन दिखाता है। ठीक है, लिम्फोसाइट्स में, एंड सिक्रीट इंटरल्यूकिन आई, और इंटरल्यूकिन आई भी सिक्रीट करता है। तो मैक्रोफाज एक तरीके से इतने सारे काम करता है, इसलिए इसका मल्टीपर्पज सेल इसको कहा जाता है। तो आपका आंसर इसमें भी क्या होगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। तो आपका आंसर नेक्स्ट आपका असर्शन आ रहा है स्मोकिंग से लेके। ठीक है। तो स्मोकिंग इन अ पब्लिक प्लेस इज अ क्रिमिनल एक्ट। ठीक है, ये भी ट्रू है, ये क्रिमिनल एक्ट है। एंड टोबैको स्मोक पॉल्यूट्स द एयर एंड हार्म द पैसिव स्मोकर। ये क्यों एक क्रिमिनल एक्ट है, क्योंकि ये एक तरीके से क्या करता है, पल्यूट करता है एनवायरनमेंट को। तो ये भी ट्रू है, तो आपका आंसर ए होगा इसमें। 8 क्वेश्चन पे ध्यान दो। 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्मोकिंग इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इवन व्हेन देयर इज अ नो फूड इन द स्टमक। ये ट्रू है। ठीक है, कि जब हम जो चेन स्मोकर होता है या स्मोकिंग जो ज़्यादा करता है उसके जो गैस्ट्रिक जूस बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है अगर स्टमक में फूड नहीं है तो भी। बट रीज़न आपको क्या दे रहा है, दिस इज एम्ड एट क्विकनिंग द डाइजेशन ऑफ फूड व्हेन टेकन। ये इसलिए होता है कि जब वो फूड अंदर लेगा तो उसका डाइजेशन कंप्लीट हो जाए। ये रीज़न ठीक नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें सी होगा। ए तो ट्रू है इसमें, बट उसका जो रीज़न है वो ट्रू नहीं है। ठीक है, लास्ट एग्जांपल में चलते हैं हम असर्शन है रीजन में कि सेकंड इन्फेक्शन ऑफ द सेम पैथोजन इज क्विकली एलिमिनेटेड। अगर सेकंड टाइम ऑफ सेम पैथोजन अगर हमारे बॉडी में आता है तो वो जल्दी से क्विकली एलिमिनेट हो जाता है। किसकी वजह से, सेकेंडरी जो रिस्पॉन्स होता है हमारे बॉडी में उसकी वजह से ये जो होता है वो हट जाता है बॉडी से। तो ये तो ट्रू है। देखो रीज़न क्या कह रहा है इसके बारे में पढ़ते हैं। परफॉर्म मेमोरी बी सेल एंड टी सेल एलिसिट अ क्विक। ये इसको बहुत जल्दी पहचान लेते हैं एंड वीगरस अटैक ऑन पैथोजन, उस पैथोजन पे बहुत वीगरस अटैक करते हैं जिसकी वजह से ये जल्दी से बॉडी में एलिमिनेट हो जाते हैं। तो बोथ असर्शन एंड रीजन दोनों ट्रू हैं। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके सामने कुछ एग्जाम्पल थे असर्शन एंड रीजन के जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और आपके पास बाकी के जो भी बुक्स हैं वेदर इट इज फुल मार्क, प्रदीप, ऑल इन वन, वो आपको उसमें से जो पके पकाए क्वेश्चन है, रेडीमेड क्वेश्चन है, वो आपको करने हैं एग्जाम के लिए। अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस की तरफ। मैंने बताया था मैं इन डिफरेंसेस का एक अलग सेक्शन लेके आऊँगी, एक साथ हम इस चैप्टर से रिलेटेड सारे डिफरेंसेस को करेंगे। तो पहला आपका डिफरेंस आता है एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, इम्यूनिटी सेड टू बी एक्टिव व्हेन पर्सन्स ओन सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज इन रिस्पॉन्स टू इंटरफेरेंस वैक्सीनेशन। ठीक है, उसके बॉडी में इन्फेक्शन के दौरान बॉडी जब खुद एंटीबॉडी बनाएगा या वैक्सीनेशन के दौरान उसका बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाएगा तो उस टाइप की इम्यूनिटी को हम एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। बट पैसिव इम्यूनिटी किसको कहा जाता है कि व्हेन द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस इन अदर ऑर्गेनिज्म आर इंजेक्टेड इनटू द पर्सन टू
काउंटरेक्ट द एंटीजन सच एज स्नेक, ठीक है। अगर एंटीबॉडी किसी दूसरे पर्सन के अंदर बन रहे हैं और वो एंटीबॉडी एनी हाउ प्लाज्मा के थ्रू हमने उसको इकट्ठा कर लिया और वो एंटीबॉडी हम किसी पर्सन के अंदर डाल रहे हैं तो वो पैसिव इम्यूनिटी कहलाता है। यानी एक्टिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडी सेम पर्सन के अंदर खुद बनते हैं ड्यूरिंग द इन्फेक्शन, बट पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, एंटीबॉडी नहीं बन पाता है बट हमें उसे क्योर करना है तो हम उन एंटीबॉडीज़ को, ठीक है, वो एंटीबॉडी कहाँ बनते हैं, किसी दूसरे पर्सन की बॉडी में बनते हैं तो वो उस पर्सन के बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है सो दैट उसको जल्दी से रिलीफ मिल जाए। जैसे स्नेक वीनम हो गया, ठीक है, डॉग बाइट हो गया, ये सारे एग्जांपल हैं। सेकंड कहता है इट टेक्स टाइम इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़, क्योंकि हमारा बॉडी खुद बना रहा है तो टाइम लेगा, और यहाँ पे रेडीमेड एंटीबॉडीज़ बॉडी में जा रहे हैं तो ये इमीडिएट रिलीफ देगा। इट इज़ हार्मलेस, और ये समटाइम हार्म भी हो सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में फॉरेन एंटीबॉडी आ रहा है, बॉडी इसको एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, कहीं एलर्जिक रिएक्शन ना शो कर दे या उसी एंटीबॉडी को डिस्ट्रॉय ना कर दे, तो कुछ क्या होते हैं हार्मफुल इफेक्ट इसके देखे जा सकते हैं पैसिव इम्यूनिटी के। इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग, अब एक बार हमारे बॉडी में जो हमारा नेचुरल एंटीबॉडी बन जाता है तो वो हमेशा के लिए रहेगा, तो ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, एंड इट इज़ नॉट लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है, ये कुछ ही समय तक बस काम करेगा। आपके पास आ रहा है बी सेल एंड टी सेल का। बी सेल फॉर्म द ह्यूमरल एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। बी सेल्स क्या बनाते हैं, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं, और टी सेल CMIS का पार्ट होते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं। दे आर डिफरेंशिएटेड इन गट एसोसिएटेड ब्लड सेल लिम्फोइड टिश्यू, मतलब ये कहाँ पे डिफरेंशिएट होते हैं, पायर पैचेस में डिफरेंशिएट होते हैं, और ये कहाँ डिफरेंशिएट होते हैं, थाइमस ग्लैंड में डिफरेंशिएट होते हैं। थर्ड कह रहा है दे डिफेंड अगेंस्ट सम वायरस इनकैप्सुलेट बैक्टीरिया एंड टॉक्सिन, मतलब अगर कोई वायरस आ जाएगा, बैक्टीरिया आ जाएगा या कोई टॉक्सिन बॉडी में आ जाएगा तो ये क्या करता है, बॉडी को डिफेंस मैकेनिज्म शो करता है। और ये डिफेंस मैकेनिज्म कब शो करेगा, जब हमारे बॉडी में कोई वायरस, प्रोटिस्ट, फंगी या बैक्टीरिया अगर आ जाएगा तो टी सेल्स क्या करता है, डिफेंस मैकेनिज्म शो करता है। दे फाउंड बाय डिवीजन ऑफ प्लाज्मा सेल, यानी प्लाज्मा सेल्स जब डिवाइड होते हैं तो क्या बनते हैं, बी सेल्स बनते हैं। एंड दे फाउंड बाय द डिवीजन ऑफ लिम्फोब्लास्ट ऑफ 3 टाइप्स, बॉडी में जब 3 टाइप के सेल्स बनते हैं, कौन से, किलर, हेल्पर एंड सप्रेसर सेल बनते हैं, तो वो क्या करते हैं, टी सेल्स बनाते हैं। प्लाज्मा सेल्स डू नॉट मूव टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन, बट ये जो होते हैं ये साइट ऑफ इन्फेक्शन में जाते हैं और वहाँ पे डायरेक्ट इसको किल कर देते हैं। प्लाज्मा सेल सिक्रीट एंटीबॉडीज एज पार्ट into the blood and lymph and disposed of the antigen, ठीक है। ये क्या करते हैं, प्लाज्मा सेल्स क्या करते हैं, इन्फेक्शन साइट पे नहीं जाते बल्कि ये क्या करते हैं, एंटीबॉडी बना देते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, पूरे ब्लड में वो एंटीबॉडी घूमेगा और जहाँ जहाँ एंटीजन उनको रास्ते में दिख जाएगा तो वो उसको किल कर देता है। जबकि किलर सेल क्या करते हैं, उस साइट ऑफ इन्फेक्शन में खुद जाकर डायरेक्ट उसको क्या करेंगे, किल कर देंगे थ्रू द सिक्रीशन ऑफ परफोरिन, परफोरिन का सिक्रीशन करके, ठीक है, और उस माइक्रोब का जो सेल वॉल है उसको पंक्चर कर देगा, उसके मेम्ब्रेन को पंक्चर करके उसको डायरेक्ट वहाँ पे किल कर देगा, ठीक है। 7th आपको बोल रहा है कि प्लाज्मा सेल डू नॉट रिएक्ट अगेंस्ट ट्रांसप्लांट एंड कैंसर सेल। प्लाज्मा सेल जो होता है वो कैंसर सेल आ गया या कोई ट्रांसप्लांट आ गया यानी फॉरेन ऑर्गन अगर हमारे बॉडी में आ जाता है तो ये उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, बट जो टी सेल्स हैं ये डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, और जैसे ही कोई ट्रांसप्लांट आएगा या कैंसर सेल आएगा तो हमारे टी सेल जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, वो इनके अगेंस्ट क्या करता है, रिस्पॉन्स शो करता है। प्लाज्मा सेल हैव नो इनहिबिटरी रोल इन द इम्यून सिस्टम, बट सप्रेसर टी सेल का समटाइम्स क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम में भी इनहिबिशन करता है, यानी हमारे इम्यून सिस्टम को कभी कभी ये सप्रेस कर देता है और हमारे ओन सेल, बॉडी के जो खुद के सेल्स होते हैं उनको अटैक करना शुरू कर देता है। किस केस में, ऑटो इम्यूनिटी जो डिजीज़ है उस केस में ये काम करना शुरू कर देता है। यानी कि बी सेल्स कभी भी अपने सेल्स को नहीं मारता है, किल नहीं करता है, लेकिन टी सेल समटाइम अपने ट्रैक से जब चला जाता है तो ये अपने खुद के लाइव सेल्स को भी मारना शुरू कर देता है इन केस ऑफ ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर। डिफरेंस आ रहा है एंटीबॉडी और एंटीजन में क्या डिफरेंस है, इसको इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहा जाता है और इसको इम्यूनोजेंस कहा जाता है। तो पेपर में ऐसे भी आ सकता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है। ये से इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्यों कहते हैं, क्योंकि एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो आपने एंटीबॉडीज़ का एग्जांपल पढ़ा होगा, जैसे IgE पढ़ा है, ठीक है, IgA पढ़ा है, तो IG स्टैंड फॉर इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो जब भी आपसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहे तो यानी आपको एंटीबॉडी के बारे में पूछ रहा है। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या कहता है, एंटीबॉडीज इज मॉलिक्यूल सिंथेसाइज बाय एनिमल टू कॉम्बेट द फॉरेन मटेरियल, फॉरेन मटेरियल से कॉम्बेट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ये बनता है। और एंटीजन इज़ यूजुअली अ फॉरेन मटेरियल दैट इलिसिट द एंटीबॉडी फॉर्मेशन, और एंटीजन कोई फॉरेन मटेरियल होता है जो बॉडी के अंदर अगर एंटर करता है तो वो एंटीबॉडी फॉर्मेशन को क्या करता है, रिजल्ट देता है, यानी एंटीजन जब बॉडी में आता है तभी एंटीबॉडी बनता है। ईच एंटीबॉडी इज़ अ प्रोटीन मॉलिक्यूल, ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, अभी मैंने समझाया। इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं
एंटीजन इज़ अ प्रोटीन और पॉलीसेक्राइड मॉलिक्यूल्स, यानी ये प्रोटीन भी हो सकते हैं और कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं। थर्ड, एंटीबॉडी अकर ऑन अ सरफेस ऑफ द प्लाज्मा सेल एंड ऑल्सो इन द बॉडी फ्लूइड। एंटीबॉडी जो होते हैं वो प्लाज्मा सेल के सरफेस में भी हो सकते हैं या बॉडी के ब्लड में या सीरम में, कहीं पे भी बॉडी फ्लूइड में प्रेजेंट हो सकता है। बट एंटीजन जो होता है ये हमेशा कहाँ प्रेजेंट होता है? एंटीजन में अकर ऑन द सरफेस ऑफ द माइक्रोब के सरफेस पे एंटीजन होगा, ठीक है, और एज अ फ्री मॉलिक्यूल या एक फ्री मॉलिक्यूल होगा, किसी के साथ ये कंबाइन नहीं होगा। फोर्थ, एंटीबॉडी डायरेक्टली जॉइंट एन एंटीजन टू डिस्ट्रॉय द लेटर, ठीक है, डिस्ट्रॉय लेटर का मतलब यहाँ पे एंटीजन कह रहा है। तो एंटीबॉडी हमेशा एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटीजन से बाइंड करेगा और उसको एंटीजन को डिस्ट्रॉय करेगा। एंटीजन बाइंड टू माइक्रोफाज टू रीच अ हेल्पर टी सेल टू इनिशिएट इम्यून रिस्पॉन्स। एंटीजन कभी कभी क्या करता है? मैक्रोफाज के साथ बाइंड करके क्या करता है? हेल्पर टी सेल को क्या करता है? एक फ्लैग बना देता है और इनिशिएट करता है इम्यून रिस्पॉन्स। यानी सम टाइम एंटीजन जो होता है मैक्रोफाज के साथ बाइंड करके क्या करता है? इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है। बैनिंग ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। बैनिंग ट्यूमर क्या होता है? इट ग्रोज स्लोली थ्रू आउट, ठीक है, ये धीरे धीरे ग्रो करता है एंड इट ग्रोज फर्स्ट स्लोली एंड देन रैपिडली, और फिर ये तेज़ी से बढ़ता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। इट रिमेन्स कन्फाइंड टू द साइट ऑफ ऑरिजिन, मतलब इसका जहाँ का कैंसर होता है, जहाँ का ट्यूमर होता है वो उसी एरिया में रहता है। बट जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है ये क्या करता है? अपने एरिया के साथ साथ बाकी के नेबरिंग टिश्यू को भी ये इन्फेक्ट करता है, यानी बॉडी के अदर ऑर्गन में भी जा सकता है। सपोज अगर लीवर का कैंसर है तो इट विल इन्फेक्ट द इंटेस्टाइन एंड स्प्लीन, ठीक है, लंग्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है। इट रिमेन्स इंटैक्ट, ये अपने पोजीशन पे रहेगा एंड ये इंटैक्ट नहीं रहता ये वाला ट्यूमर। ये क्या करता है? ब्रेक हो जाता है एंड ब्रेक होने के बाद अपना सेल चारों तरफ, यानी कैंसर सेल चारों तरफ क्या करता है? स्प्रेड कर देता है एंड मूव विद द ब्लड एंड लिम्फ टू द अदर पार्ट ऑफ द न्यू टिश्यू, एंड इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेटास्टासिस बोलते हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। इट इज़ नॉन कैंसरस, और ये जो होता है कैंसरस होता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें जो होता है, नो लेटेंट फेज, इसमें कोई लेटेंट फेज नहीं होता है, मतलब ये ईजिली डायग्नोस्ड हो जाता है, ठीक है, नो लेटेंट फेज इसमें दिखेगा। बट इसमें जो होता है, इसमें क्या होता है? लेटेंट फेज दिखता है। सम टाइम जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, ये कैंसर होता है, उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो इसमें लेटेंट फेज की वजह से, यानी छुपा रहता है, और जब बहुत ज़्यादा सीवियर केस हो जाता है तब जाके ये वाला ट्यूमर क्या होता है? डायग्नोस्ड हो पाता है। छोटा सा डिफरेंस है, सार्कोमा और कार्सिनोमा, ये क्या होता है? दोनों ही टाइप ऑफ कैंसर है, ये भी कैंसर है, ये भी कैंसर है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जो कैंसर है ये टिश्यू का कैंसर होता है, ठीक है, और ये जो कैंसर है ये टिश्यू के साथ साथ ग्लैंडुलर टिश्यू, यानी जहाँ पे कुछ लिक्विड भरा होता है वहाँ पे एक्टोडर्म का टिश्यू, एक्टोडर्म का जो कैंसर होता है वो भी कार्सिनोमा होता है। तो कार्सिनोमा क्या होता है? सार्कोमा जो होता है इट अफेक्ट द टिश्यू डेराइव फ्रॉम द मेसोडर्म, ठीक है, ये कहाँ का कैंसर कॉज करता है? टिश्यू का कैंसर कॉज करता है। एंड कार्सिनोमा कहाँ का टिश्यू कैंसर कॉज करता है? ग्लैंडुलर टिश्यू, यानी जहाँ पे ग्लैंड्स होंगे वहाँ पे भी ये कैंसर कॉज करेगा। एग्जाम्पल आपके कनेक्टिव टिश्यू, यानी बोन कार्टिलेज, बोन कैंसर कॉज करेगा। लिम्फॉइड टिश्यू, ठीक है, वहाँ का कैंसर कॉज करेगा। और इसका एग्जाम्पल है जैसे कि ये ग्लैंडुलर टिश्यू में ये कैंसर कॉज करेगा, जैसे कि ब्रेस्ट में क्या होते हैं? मैमरी ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड क्या होता है? एनीथिंग विच हैज़ सम लिक्विड या फ्लूइड उसके अंदर भरा होता है। तो ब्रेस्ट कैंसर एक तरह का ग्लैंडुलर टिश्यू कैंसर है। लंग्स में भी आप देखते हो एल्वियोलाई में क्या होते हैं? एयर्स भरे होते हैं, तो लंग कैंसर एक तरह का ग्लैंडुलर टिश्यू है। स्टमक कैंसर भी क्या है? एक तरह का कार्सिनोमा है। तो आपके एग्जाम में आ सकता है छोटा सा क्वेश्चन कि कौन सा सार्कोमा है। तो टिश्यू कैंसर अगर होगा तो वो सार्कोमा कहलाएगा, एंड ग्लैंडुलर टिश्यू कैंसर होगा तो वो क्या कहलाएगा? कार्सिनोमा कहलाएगा। मैंने कुछ पेजेस शेयर कर रहे हैं इनेंट इम्यूनिटी से रिलेटेड, रिस्पॉन्स से रिलेटेड, तो आप इसको भी एग्जाम में जरूर करके जाना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और ये डिफरेंस भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। और प्लाज्मोडियम का जो लाइफ साइकिल है वो मैंने उसका एक लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसको मैंने लाइफ साइकिल बहुत अच्छे समझाया है। बहुत इंपॉर्टेंट जो ये साइकिल है, इससे हर ईच एंड एवरी स्टेप से क्वेश्चन आ सकते हैं, होस्ट से रिलेटेड एंड जो प्लाज्मोडियम मच्छर है उससे भी रिलेटेड, तो इसको भी आप अच्छे से देख लेना।